हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS पर और मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे देश में जहां विकास की रफ्तार अक्सर हर दूसरी प्राथमिकता पर भारी पड़ती है, वहां जनता का संगठित दबाव इतनी बड़ी शक्ति बन जाए कि सरकार के बड़े बड़े फैसलों को बदल दे। यह कोई काल्पनिक प्रश्न नहीं है। हाल ही में केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक आदेश जारी किया है जिसमें अरावली की पहाड़ियों पर कोई भी माइनिंग लीज अब नहीं दी जाएगी, उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जीत गया जन दबाव। वास्तव में सरकार ने तो तर्क दिया है पर्यावरण की सुरक्षा का, लेकिन क्या यह निर्णय सिर्फ सरकार की दूरदर्शिता का परिणाम है? नहीं, यह जन दबाव की निर्णायक जीत है। इस खुशी के साथ साथ मैं आपसे एक बात और कहूंगा कि अगर जन दबाव अरावली जैसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला को बचा सकता है, तो फिर एक और जगह है जहां जंगल हैं, जहां प्राचीन जनजातियां हैं, जहां अथाह समुद्र है, लेकिन जहां विकास का एक विशालकाय महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट भी शुरू होने जा रहा है, आकार लेने जा रहा है। मैं बात कर रहा हूं ग्रेट निकोबार की। ग्रेट निकोबार, आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि क्या अब जन दबाव इस ओर मुड़ना चाहिए। क्या अंतर है अरावली और ग्रेट निकोबार में कि अरावली पर सरकार झुक गई, ग्रेट निकोबार पर सरकार सुनना ही नहीं चाहती। आज इस पूरे वीडियो में इन दोनों मामलों का हम कंपैरेटिव अध्ययन भी करेंगे। देखिए, अरावली की अगर हम बात करें तो अरावली केवल पहाड़ियों की एक श्रृंखला नहीं है। करीब यह 1.5 बिलियन वर्ष पुरानी दुनिया की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है, जिसकी आयु हिमालय से भी कहीं ज्यादा है। और भूगर्भीय दृष्टि से अगर हम देखें तो यह एक जीता जागता इतिहास है। लेकिन पिछले 2 दशकों में क्या हुआ? इस प्राचीन प्रहरी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया बेलगाम खनन के द्वारा, अवैध माइनिंग के द्वारा, वैध माइनिंग के द्वारा, स्टोन क्रशर्स और बेरोक-टोक जंगल कटाई के द्वारा। परिणाम भयावह हुआ। भूजल स्तर तेजी से गिरा, गर्मियों में तापमान में अत्यधिक वृद्धि हुई इस क्षेत्र में, और NCR में वायु प्रदूषण एक स्थायी समस्या बन गया। और यह प्रक्रिया जारी रही और धीरे धीरे लोगों ने अरावली पर जन दबाव बनाना शुरू किया। महत्वपूर्ण रूप से इस पूरे टाइमलाइन को देखें तो 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने खनन पर प्रतिबंध लगाया था। 2018 में विरोध प्रदर्शन फिर से हुए, नागरिकों ने इसको सुरक्षित करने की मांग की। 19 में कोर्ट ने प्रतिबंध को मजबूत किया और बहाली के निर्देश दिए, और अभी सरकार ने दबाव में आकर के यहां पर सभी प्रकार के उत्खनन और खनन पट्टों पर प्रतिबंध लगा दिया है। सवाल यह है कि क्या सरकार अचानक से पर्यावरण प्रेमी बन गई, या फिर इस फैसले के पीछे बहुत गहरी, संगठित और सतत शक्तियां कार्यरत थीं। विश्लेषण करने पर स्पष्ट हो जाता है कि यह कोई अचानक उठाया गया और सरकार का अचानक जगह पर्यावरण प्रेम नहीं है, बल्कि दशकों से बन रहे जन दबाव का रिफ्लेक्शन है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार टिप्पणियां की, सख्त निर्देश दिए, पर्यावरण विशेषज्ञ और वैज्ञानिकों की चेतावनियां आई, स्थानीय समुदायों ने अथक विरोध किया, और साथ ही साथ जिस चीज ने लास्ट माइल पर आकर के इसको बदला वह था सिविल सोसाइटी, मीडिया और सोशल मीडिया का बढ़ता दबाव, यानी जन दबाव का संचय। लेकिन सवाल यहां पर खत्म नहीं हो रहा। सवाल यह है कि अरावली की जीत एक उम्मीद की किरण तो है, एक शक्तिशाली संदेश तो है, लेकिन क्या हमें यहां रुककर एक गहरा सवाल नहीं पूछना चाहिए कि क्या भारत में पर्यावरण की रक्षा सिर्फ वहीं होगी जहां मीडिया की चकाचौंध है, जहां शहरी आबादी का बड़ा हिस्सा सीधे तौर पर प्रभावित होता है? क्योंकि देश के एक कोने में जहां कैमरे कम पहुंचते हैं, जहां आबादी कम है, जहां आदिम जनजातियां वास करती हैं, वहां कहानी कुछ और है। और वह जगह है द ग्रेट निकोबार द्वीप समूह। एक तरफ अरावली का संरक्षण, दूसरी तरफ ग्रेट निकोबार पर एक विशालकाय विकास परियोजना। यह एक विरोधाभास नहीं है। क्या हम एक दोहरे मापदंड पर चल रहे हैं? आइए उस द्वीप की तरफ भी रुख करते हैं, ग्रेट निकोबार पर बात करते हैं, जो स्वर्ग इस समय खतरे पर है।
ग्रेट निकोबार केवल एक द्वीप नहीं है, यह जैव विविधता का गहना है। 650 से ज़्यादा स्थानिक प्रजातियां हैं जो कहीं और नहीं पाई जाती हैं। लेदरबैक कछुओं के घोंसले बनाने का स्थान है। स्वदेशी शोम्पेन और निकोबारी जनजातियां रहती हैं और यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा मिला हुआ है। लेकिन भारत सरकार ने दुनिया के इस अद्वितीय जैव विविधता हॉटस्पॉट में एक महापरियोजना शुरू की गई है जिसका बजट 75,000 करोड़ से ज़्यादा का है, जहां ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह बनेंगे, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा, बिजली संयंत्र बनेंगे और 6.5 लाख लोगों के लिए एक टाउनशिप की भी योजना है। लेकिन क्या इस पूरी परियोजना के द्वारा, इस पूरी परियोजना के इर्द गिर्द सरकार के जो तर्क हैं रणनीतिक आवश्यकता का, हिंद महासागर में बढ़ते हुए चाइना के प्रभाव को काउंटर करने का तर्क दिया जा रहा है, साथ ही साथ राष्ट्रीय सुरक्षा का तर्क दिया जा रहा है कि अपनी पूर्वी समुद्री सीमा को हम और मजबूत करना चाहते हैं, और तर्क दिया जा रहा है आर्थिक विकास का कि क्षेत्र में रोजगार सृजन होगा और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन क्या वास्तव में यह इतनी ही सीधी बात है? ये अरावली, और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो बुजुर्ग हैं, जो आदिवासी हैं, उनका जंगल ही जीवन था। जब पेड़ गिरते हैं तो उनके साथ वह भी बर्बाद होते हैं। समुद्री यह परियोजना पूरे इकोसिस्टम पर क्वेश्चन उठाती है। अब सवाल फिर से वापस वही है कि क्या अरावली और ग्रेट निकोबार, इन दोनों में क्या अंतर है? क्यों इस पर ध्यान नहीं दिया जाता? ये दो संघर्ष अलग अलग क्यों हैं? सबसे पहली बात अगर हम देखें तो मीडिया की नज़र की बात करें तो अरावली पर तीव्र थी, राष्ट्रीय सुर्खियां बनी, प्राइम टाइम बहस शुरू हुई। लेकिन ग्रेट निकोबार में न्यूनतम है, चूंकि यह दूरस्थ स्थान है और पहुंच भी प्रतिबंधित है। इसके साथ साथ जन लामबंदी की बात करें तो बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, मशहूर हस्तियों ने समर्थन दिया और अदालती हस्तक्षेप मिला। ग्रेट निकोबार में अकेले जनजातीय लोगों की आवाज़ है और कुछ पर्यावरण समूह मिलकर इसका विरोध कर रहे हैं। सत्ता से निकटता की बात करें तो दिल्ली एनसीआर राजनीतिक अभिजात वर्ग इसी हवा में सांस लेता है और वह प्रभावित हो रहा है तो सत्ता प्रभावित हो रही है। लेकिन ग्रेट निकोबार दूरस्थ द्वीप है, नजरों से दूर है और शायद मन से भी दूर है। इसके साथ साथ परिणाम की बात करें तो खनन पर प्रतिबंध लगा दिया गया, बहाली जारी है। लेकिन ग्रेट निकोबार में परियोजना स्वीकृत है और अनुमतियां प्रदान की जा रही हैं और लगातार काम शुरू हो चुका है। लेकिन आप ध्यान दीजिए, इस ग्रेट निकोबार में अगर ऐसा विकास होता है तो इसका मतलब यह है कि यह मुद्दा उतना ही महत्वपूर्ण है, यह मुद्दा कहीं कम महत्वपूर्ण नहीं है। वास्तव में अगर यहाँ पर परिवर्तन होता है तो यह परिवर्तन स्थायी भी होगा और अपरिवर्तनीय भी होगा, इरिवर्सिबल भी होगा। अगर अरावली के करोड़ों लोगों की आवाज़ सुनकर सरकार झुक सकती है तो ग्रेट निकोबार के मुट्ठी भर आदिम जनजातियों, जो पृथ्वी के सबसे अनोखे पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षक भी हैं, उनकी आवाज़ क्यों नहीं सुनी जा सकती? क्या उस कंसेंट के मायने केवल एलीट वर्ग के लिए हैं, जनजातियों के लिए नहीं है? क्या उनकी सांस्कृतिक पहचान और अस्तित्व को विकास के नाम पर मिटा देना न्याय संगत है? यह हमारे एनवायरमेंटल जस्टिस यानी पर्यावरणीय न्याय के सिद्धांतों की सच्ची परीक्षा भी है। देखिए, अगर अरावली बची है तो एक उम्मीद तो बची है कि हम कहीं ना कहीं शायद इसे बचा सकें, क्योंकि जनता अगर उठ खड़ी होती है तो परिवर्तन संभव है। लेकिन यह एक चेतावनी भी है जो हमें याद दिलाती है कि पर्यावरण संरक्षण कोई स्वतः होने वाली प्रक्रिया नहीं है। यह एक सतत संघर्ष है जिसके लिए निरंतर जागरूकता, सवाल पूछने का साहस और संगठित जन दबाव चाहिए ही होगा। सवाल पूछने के साथ साथ अगर आम जनता ना पूछे, आम जनता ना बोले तो दूर दराज के इलाकों में यह विनाशकारी गतिविधियां चलती रहेंगी। अगर अगली अरावली हम कहें तो यह हो सकती है। महत्वपूर्ण रूप से ग्रेट निकोबार में जहां बहुत संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र है, अरावली की जीत को एक प्रेरणा के तौर पर ले सकते हैं, लेकिन ग्रेट निकोबार की चुनौती को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो सवाल सिर्फ इतना है कि काम तो आया जन दबाव, लेकिन सरकार के झुकने के बाद भी क्या हम ग्रेट निकोबार को बचा पाएंगे? आप भी अपनी राय कमेंट करके अवश्य दीजिएगा, क्योंकि आपकी आवाज़, आपकी तरफ से उठाई गई आवाज़ ही सरकार पर दबाव बनाती है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट इस समय बहुत बड़ा एनवायरमेंटल कंसर्न है। इस पर ध्यान देने की उतनी या शायद उससे ज़्यादा आवश्यकता है जितनी अरावली पर ध्यान दी गई। मैं आपको अपना
टेलीग्राम चैनल बता देता हूं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस, सारी एनालिसिस के लिंक मिल जाया करेंगे, जिससे आप मुझसे कनेक्टेड रहेंगे। इसके साथ साथ वे बच्चे जो 2027 या 2028 के लिए यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि वे हमारे इस बैच को देखें, जो हमारा बैच प्रतिज्ञा प्लस बैच है। देखिए, हमारे बैचेस में आपको 18 बुक का सेट मिलेगा, स्टडी मटेरियल, नोट्स, क्लास, रेगुलर क्लास, टेस्ट सीरीज, राइटिंग प्रैक्टिस, सब कुछ तो मिलेगी ही। इसके साथ साथ 1-to-1 मेंटोरशिप भी मिलेगी। 1-to-1 मेंटोरशिप का मतलब आपके साथ एक मेंटोर अलॉट किया जाएगा, जो आपसे 24/7 कनेक्टेड रहेगा, आपकी ज़रूरतों, आपकी समस्याओं को सॉल्व करेगा। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि अभी क्रिसमस चल रहा है और क्रिसमस की सेल भी चल रही है। 27 दिसंबर तक अगर आप हमारे किसी भी कोर्स को ज्वाइन करते हैं, स्टडी आईक्यू के किसी भी कोर्स को ज्वाइन करते हैं, चाहे वो आईएएस का हो, स्टेट पीसीएस का हो, जुडिशरी का हो, ऑप्शनल का हो, किसी भी मीडियम में हो, हिंदी इंग्लिश या इंग्लिश मीडियम में हो, आपको हर एक कोर्स पर 50% का डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। और यह डिस्काउंट मिलेगा आपको तब जब आप पीके लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। यह कोड फैकल्टी कोड होता है, जो कि मेरा कोड है। इस कोड को लगाने से आपको 50% ऑफ हर एक कोर्स पर मिलेगा। अगर आपको कोई भी डिटेल्ड जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर आप क्लिक कीजिए। 2027, 2028, 2026 सभी बैचेस के अलग अलग लिंक दिए हुए हैं। आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कीजिए, हमारे जो ऐप है उस पर विजिट कीजिए, डेमो क्लासेस भी देखिए और इस कोर्स की सारी विशेषताओं को अच्छे से समझिए। अगर कोई डाउट या कन्फ्यूज़न होता है तो टेलीग्राम चैनल मैंने दिया हुआ है, नीचे आपको एक नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा, उस नंबर पर कॉल कीजिए, आपसे सपोर्ट टीम बात करिएगा। पीके लाइव कोड याद रखिएगा, यह कोड आपको 50% डिस्काउंट भी दिलाएगा। और अगर कोई समस्या है तो आप मुझसे सीधे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं बैचेस में। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।